हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं जो सेमेस्टर 5 है, ठीक है। सेमेस्टर 5 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है, और ये है कोर 11 का, ठीक है। अब देखो कोर 11 का मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए, ठीक है। बस आपको उतना ही देख करके जाना है, ठीक है। बाकी जो कोर 12 का जो कोर 12 का ना उसमें से भी हम बहुत कुछ बता दिए, ठीक है। बट कुछ बचा हुआ जो मैं करवा दूँगा फिर DSC 1 का और DSC 2 का, ठीक है। तो इस सब का लिंक मिलेगा कहाँ पर, ठीक है। तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और बाकी ये मेरा लास्ट है कोर 11 का, ठीक है। अगर फिर टाइम बच जाता तो एक अलग बात है, लेकिन कोर 11 का मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के कर लो। और ये कोर 11 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मार्क्स का द्विधात्मक प्रणाली की परीक्षण करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका बता रहा हूँ, ठीक है। अगले बार से मैं कोर 12 का बताऊँगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। देखो आगे बढ़ने से मैं आप सभी को पहले बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो आप लोगों को ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, अगर आप लोग कहीं वीडियो भी देखे होंगे ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, ठीक है। बट आप मेरे पास आ गए, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो द्विधात्मक का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले द्विधात्मक का मतलब होता है दो पक्षों में विरोधी, है ना, यानी कि दो चीज़ों में विरोधी। अब आप लोगों को ये भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना उसको आप लोग पहले देखो, ठीक है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस मैं आपको समझने के लिए समझाने के लिए मैंने लिखा है। देखो समाज हो चाहे कोई भी चीज़ हो, हम लोग एक विचार देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो हम एक समाज का कुछ क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कि चलो समाज में एक नियम बनना है, ठीक है। समाज में क्या करना है, एक नियम बनाया जाना, कुछ भी नियम हो सकता है। जैसे मान लो चलो ठीक है, हम लोग गांव में क्या करते हैं, चावल खाते हैं। जब शादी वगैरह होता है तो हम लोग चावल खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि चलो हम लोग चावल खाते हैं, तो हम लोग हमारा समाज में एक नियम बनाना है कि चलो गाँव में समाज में कैसे चावल बैठ के खाना है, ठीक है। तो यहाँ पे विचार ये किया गया कि सभी लोगों को आना है और आपस में बैठ करके खाना खाना है, आना है और बैठ करके क्या करना है, खाना खाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक विचार हुआ कि नहीं, समाज में सभी लोगों को क्या करना चाहिए, अगर कहीं भी कोई शादी हो रहा है तो सभी गांव के लोगों को क्या करना चाहिए, एक जगह बैठ करके खाना खाना चाहिए। एक विचार हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहेगा नहीं, बैठ करके नहीं खाया जाना चाहिए, ठीक है। सब अपना मर्जी से खाएगा और जिसका खाया हुआ हो जाएगा वो उठ करके घर चल जाएगा, फिर आएगा वो खाएगा और चल जाएगा, ठीक है। तो पहला विचार क्या बना था कि सभी लोग एक साथ बैठेंगे और एक साथ उठेंगे और खाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक दो ऐसे लोग थे जो इसका विरोध किया, और उन लोगों का ये कहना था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इनका विरोध कर रहा है। उन लोगों का कहना है कि आते चलेंगे खाते चलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फैसला किया जाएगा कि कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं एक साथ आएंगे और एक साथ खा के जाएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं जैसे आते जाएगा वैसे खाते जाएगा। यहाँ पे दो प्रकार के लोग होंगे, ठीक है। एक पहला विचार और एक इस विचार का जो विरोध करने वाले हैं सो, ठीक है। तो इस प्रकार के दो लोग होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों लोगों के लिए यहाँ पे एक फैसला किया जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पक्षों में एक फैसला किया जाएगा, एक संतुष्टि यानी कि एक अच्छा सा विचार, ये दोनों लोगों को में क्या अच्छा चीज़ रहेगा, ठीक है। मतलब एक तो कह रहा है कि एक साथ खाना चाहिए, एक साथ उठना चाहिए, और एक कह रहा है कि नहीं एक खाएगा और चलते जाएगा। तो दोनों को मिला करके एक अच्छा सा इसका विचार निकाला जाएगा कि क्या होना चाहिए, एक संतुष्टि विचार, वही संतुष्टि विचार। तो इसमें तीन चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है इसमें वाद, दूसरा होता है प्रतिवाद, और तीसरा होता है संवाद। तो जो पहला समाज में जो विचार रखा गया था कि एक साथ आएंगे और एक साथ खा के जाएंगे, उसको बोलते हैं वाद। कोई भी चीज़ जो विचार होता है ना, विचार कोई भी नियम कानून हो, कोई भी चीज़ हो, उसका जो पहला चीज़ होता है ना उसको बोलते हैं विचार, ठीक है। अब उसका जो विरोध करने वाले थे ना, जो बोल रहे थे नहीं आते जाएंगे खाते जाएंगे, तो जो विरोध करने वाले होते हैं ना उसको बोलते हैं प्रतिवाद, ठीक है। और बाकी ये दोनों को मिला करके जो एक नया नियम बनाया जाता है, क्या नियम नया बनाया जाना चाहिए, तो देखो ये दोनों के बीच में मान लो कि एक नियम ऐसा बनाया गया कि चलो ना इसका बात सही ना उसका बात सही। सबसे बढ़िया क्या होगा कि मान लो खाना ही नहीं खिलाया जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि खाना ही खिलाना बंद कर दो, कोई शादी होगा तो कोई खाना नहीं खिलाएगा। तो यहाँ पे तीन कंडीशन हुआ, एक पहला विचार आया, दूसरा लोगों ने इसका विरोध किया, इसका उल्टा बातें बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों को मिला करके कुछ ऐसा निर्णय निकाला गया जिसमें से दोनों लोग संतुष्ट हो जाएं। तो दूसरा निर्णय क्या निकाला गया, तीसरा निर्णय कि खाना ही नहीं खिलाया जाएगा। तो जो पहला विचार था वो हो गया हमारा क्या चीज़ हो गया, वाद, और दूसरा जो लोगों ने इसका विरोध किया वो हो गया प्रतिवाद, और तीसरा जो दोनों को मिला करके एक ऐसा निर्णय निकाला गया जो जिसमें दोनों लोग संतुष्ट हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं संवाद। तीसरा क्या निकाला गया कि खाना ही नहीं खिलाया जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संवाद। तो तीन प्रकार का, एक पहला विचार जिसको वाद बोलते हैं, इसका जो विरोध किया जाता है उसको बोलते हैं प्रतिवाद, ठीक है।
और ये दोनों से जो मिल करके एक संतुष्ट विचार बनता है उसको बोलते हैं संवाद। अब फिर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतते जाता है, फिर लोगों को मन में खटकता है कि नहीं ये भी गलत है। तो जो अभी संवाद जो भी संवाद बन चुका है ना, यानी कि जो अभी ये बात चल रहा है कि नहीं खाना नहीं खिलाया जाना चाहिए, बाद में कुछ लोग इनका भी विरोध करेंगे, ठीक है। तो ये जो संवाद है ना, जो भी ये नियम बना हुआ है कि खाना ही नहीं खिलाया जाएगा, ये बाद में एक विचार बन जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो इसका विरोध करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा प्रतिवाद, और फिर ये दोनों को मिलाकर के एक ऐसा नियम कानून बनाया जाएगा जो दोनों लोग संतुष्ट हो जाएगा, तो फिर से संवाद बन जाएगा। फिर से कुछ टाइम के बाद ऐसा एक समय आएगा जिसमें से ये भी जो फैसला होगा वो इनका कुछ लोग विरोध करेंगे, ठीक है। तो जो ये संवाद है वो बाद में क्या बन जाएंगे, वाद बन जाएंगे, और इनका फिर कुछ लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे, तो वो प्रतिवाद हो जाएगा। फिर ये दोनों को मिलाकर के एक ऐसा व्यक्ति होगा, एक ऐसा समाज होगा, एक ऐसा फैसला होगा जिसमें से एक अच्छा सा संतुष्टि विचार निकाला जाएगा, जिसको संवाद बोलते हैं। यही प्रक्रिया लगातार आगे चलते जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई विचार आता है, लोग उसका विरोध करते हैं, फिर दोनों को मिलाकर के एक अच्छा विचार बनाया जाता है, ठीक है। फिर अच्छा विचार बाद में टूट जाता है, इसका भी कुछ लोग विरोध करने लगते हैं, फिर से एक अच्छा विचार बनता है, फिर से अच्छा विचार बनता है, ऐसा आगे आगे विचार बनते जाता है। इसी को द्वंदात्मक प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, द्वंदात्मक प्रणाली कहा जा रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आप लोगों को दो विचारक दिख रहा होगा, ठीक है, एक हेगल और एक मार्क्स, ठीक है। देखो हेगल, ये मार्क्स कुछ नहीं है, ये जितना सारा ये जो द्वंदात्मक प्रणाली दिया है ना, वो कौन दिया पता है, हेगल दिया है। कौन दिया, हेगल, जो आप लोगों को दिख रहा है इधर, ठीक है। हेगल ने ही सारा द्वंदात्मक प्रणाली का सिस्टम दिया है, लेकिन इसी को देख सीख करके कौन दे दिया, बाद में मार्क्स ने दे दिया, ठीक है। तो ये जो है ना प्रणाली, वाद विवाद संवाद वाला, जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताया समाज में, ठीक है। तो ये जो दिया था वो कौन दिया था, हेगल ने ही सबसे पहले दिया था। अब इसी को पलट दिया, मतलब इन्हीं चीज़ों को, इनके विचार को पलट दिया, और ये पलटने का काम कौन किया, मार्क्सवाद ने किया। मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स व्यक्ति थे जिसने हेगल के जो विचार थे उसको पलट दिया। तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो हेगल का विचार था सो, और मार्क्स का विचार दोनों ही द्वंदात्मक था, लेकिन मार्क्स ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया कि जो हेगल का सीधा था उसको मार्क्स ने उल्टा कर दिया, यानी कि जो हेगल का विचारक था, जो हेगल का विचार था उसको उल्टा कर दिया, यानी कि माथा को सर को क्या कर दिया, नीचे कर दिया, और नीचे वाला ऊपर कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति को हम लोग उल्टा करते हैं ना, तो जो सर होता है उसको नीचे कर देते हैं, वैसे ही मार्क्स ने किया किसके विचार को, हेगल के विचार को पूरा उलट दिया, ठीक है। बस बाकी हेगल और मार्क्स का दोनों का सेम है। जो बात हेगल ने कहा था वही बात मार्क्स ने भी कहा था कि समाज में विचार आता है, फिर उसका लोग विरोध करते हैं, फिर उसका एक संतुष्ट विचार बनता है, फिर वो समाज बन जाता है, फिर समाज धीरे धीरे क्या होता है, विचार बन जाता है, फिर इसका लोग विरोध करते हैं, और फिर से एक समाज बनता है। इस टाइप से मतलब चलता रहता। तो ये इसको दिया कौन था, हेगल ने, ठीक है। इसको हेगल ने दिया था, और हेगल को जो विचार था ना उसको पलट दिया गया, ठीक है, उल्टा कर दिया गया। और ये उल्टा करके कौन ये विचार दिया, तो ये मार्क्स ने विचार दिया। कौन दिया, मार्क्स एक व्यक्ति था और हेगल भी एक व्यक्ति थे, ठीक है। चलो अब एक करके हम क्वेश्चन पे समझते, ठीक है। अब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताने के लिए भूल गया था, अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ, ठीक है। और बाहर जो आया हुआ ना, तो उसमें से वीडियो बनाने में बहुत ही तकलीफ हो रहा है, बहुत ही इधर क्राउड है, आवाज़ आता है ये वो, तो इसलिए आप लोगों को शायद आवाज़ अच्छा से नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और अच्छा से मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी पार्क में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और बच्चा वगैरह इधर होता है, कहीं शांति एरिया ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आते हैं नंबर 1 एक करके, ठीक है। एक करके देखो, मार्क्स की द्वंदात्मक प्रणाली की परीक्षण करें। तो हम एक करके अगर पॉइंट बाय पॉइंट में बात करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि मैंने यहाँ पे लिखा द्वंदात्मक प्रणाली क्या, तो मार्क्स ने हेगल के द्वंदात्मक के सिद्धांत को ग्रहण किया। देखो है ना, मार्क्स ने क्या किया, हेगल के ही द्वंदात्मक के सिद्धांत को ग्रहण किया। हम बोले थे ना कि उन्हीं के जो विचार था ना, उसी विचार को मार्क्स ने दे दिया, बस उल्टा कर दिया, ठीक है। परंतु कुछ संशोधन के साथ स्वयं मार्क्स ने कहा, देखो कुछ संशोधन किया, संशोधन मतलब कुछ चेंजिंग किया, ठीक है। कुछ संशोधन के साथ स्वयं मार्क्स ने कहा, ठीक है, कि मैंने हेगल के द्वंदात्मक को सिर के बल खड़ा पाया, अतः मैंने उससे उठाकर पैरों के बल खड़ा कर दिया। मतलब क्या, देखा खुद मार्क्स बोल रहा है कि मैंने जो हेगल था ना, उसके मैंने जो विचार था ना, उसको मैंने सिर के बल पाया, मतलब मैंने सीधा पाया, और उसका सिर को मैंने पैर के बल उलट दिया। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि उसको उलट दिया, ठीक है। जो उसका विचार था उसको क्या कर दिया, उलट दिया, ठीक है। नीचे देखो, हेगल और मार्क्स दोनों ही मानते हैं कि समाज के विकास की प्रक्रिया के 3 अंग हैं, ठीक है। हेगल और मार्क्स दोनों ही मानते हैं क्या चीज़, कि समाज के जो विकास होता है वो 3 चरणों में होता है, 3 प्रक्रिया है, एक वाद, एक प्रतिवाद और एक समाज, जो कि मैंने तीनों आप लोगों को बता रखा कि कोई भी जो विचार होता है उसको वाद बोलते हैं, ठीक है। फिर जो उसका विरोध लोग करते हैं उसको प्रतिवाद बोलता है। दोनों को से मिल करके जो एक अच्छा सा रिजल्ट निकाला जाता है, एक अच्छा सा विचार निकाला जाता है, जिसमें से दोनों लोग संतुष्ट हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना करें, उसको संवाद बोला जाता है, ठीक है। और इन्हीं तीनों कंडीशन से हमारे समाज में विकास होता है, ठीक है। अब आगे देखो,
नीचे क्या है कि समाज का इस विकास में हीगल जहाँ चेतना को विकास का कारण बताता है, वही मार्क्स ने इस विकास का कारण भौतिक यानी कि अचेतन मानता है। देखो ये क्या चीज़ है, तो देखो यहाँ पे दो चीज़ आते हैं, ठीक है, एक हीगल आता है और एक मार्क्स आता है। ये दोनों के बारे में हम आपको बता देता हूँ, ठीक है। हीगल जहाँ पे भी नाम है कि जो हीगल है वो सबसे पहले विचारक थे, उसके बाद में आया मार्क्स। तो अभी जो पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो मार्क्स पे डिपेंड है, ठीक है, मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स इस व्यक्ति पे, ठीक है, कार्ल मार्क्स के व्यक्ति पे। तो समाज के इस विकास में हीगल ने क्या कहा, हीगल मतलब वही पुराना वाला आदमी, ठीक है, ये पुराना वाला आदमी ने कहा कि जो समाज का विकास होता है ना वो चेतना को विकास का कारण बताया कि चेतना के आधार पर होता है। ये चेतना क्या है, चेतना वो चीज़ होता है जिसके पास सोचने समझने की क्षमता होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ आने की जिसके पास सोचने समझने की क्षमता होता है। तो हीगल का कहना था कि जो समाज का विकास होता है ना वो चेतना के आधार पर होता है, यानी कि हम लोग सोचते हैं समझते हैं, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति होता है उसके आधार पर समाज का विकास होता है। वहीं पर जो कार्ल मार्क्स है उसने ये कहा कि नहीं, जो समाज का विकास होता है, जो दुनिया का विकास होता है ना वो भौतिक यानी कि अचेतन मानता है, यानी अचेतन को मानता है। अचेतन मतलब जिसके पास ज्ञान बुद्धि चेतना सोचने समझने की शक्ति नहीं होता, जैसे पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ये सब चीज़ों के पास सोचने समझने की कोई क्षमता होती है क्या, नहीं होती है। तो जो ये है यानी कि हीगल है वो कहता है कि चेतना के विकास जो चेतना के आधार पर विकास होता है, जबकि कार्ल मार्क्स का कहना है कि नहीं अचेतन के आधार पर विकास होता है, ठीक है। तो ये दोनों में एक दूसरे के पक्ष विपक्ष है, ठीक है। अब लोग ध्यान रखेंगे जो हीगल है वो हमेशा बात करता है कि नहीं लोगों से समाज का विकास होता है, भगवान के दिया हुआ चीज़ है जिसके वजह से समाज का विकास होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो अगर मैं बात करूँ कार्ल मार्क्स का, तो कार्ल मार्क्स का क्या कहना है, कार्ल मार्क्स का कहना है कि नहीं जो समाज का विकास होता है वो अचेतन के आधार पर होता है, ठीक है, यानी कि जो पत्थरों में है पेड़ पौधों ये सब चीज़ों के आधार पर होता है, ठीक है, पत्थर हो गए, ईंट हो गए, ये सब चीज़ों के जिसके पास सोचने समझने की कोई क्षमता शक्ति नहीं होती है, ठीक है, इसके आधार पर होता है। अब देखो नेक्स्ट, हीगल ने वाद प्रतिवाद और समाज की प्रक्रिया द्वारा निष्कर्ष निकाला कि देवीय आत्मा ही सत्य है। देखो हीगल क्या कहता है कि देवीय आत्मा ही सत्य, देवीय आत्मा मतलब भगवान, ठीक है, और विचार ही विश्व के विकास पर छाया। और इनका ये कहना है कि जो विचार है, यानी विचार मतलब कौन, जो मन देता है। देखो हमेशा बात रखना, आप ध्यान देना, हीगल जो है वो हमेशा बात करता है जिसको सोचने समझने की क्षमता होता है, जिस यानी व्यक्तियों से, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि जो विकास होता है वो देवी आत्मा यानी कि भगवान से होता है, लोगों से होता है, लोगों के विचार से होता है, जबकि मार्क्स ऐसा नहीं मानता। मार्क्स कहता है नहीं, जिसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं उसके आधार पर विकास होता है, ठीक है। ये यहाँ पे प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है। तो विचार ही विश्व के विकास पर छाया, मतलब इनका ये कहना है कि जो हमारा विचार है, जो हमारे मन के जो हम लोग सोचने समझने के विचार है उसके आधार पर ही विश्व के विकास पर छाया है, यानी कि हमारा विचार ही विश्व के विकास पर क्या है, छाया हुआ है, ठीक है। अर्थात विचार का छाया ही विश्व विकास पर पड़ता है, यानी जो हम लोग सोचते हैं विचार करते हैं उसी का छाया विश्व के विकास पर पड़ता है और विश्व का विकास होता है, यानी कि विश्व का विकास में विचार का महत्व होगा हीगल देता है। यानी हीगल क्या कहता है कि जो विश्व का विकास होता है ना वह विचार का ही महत्व है, यानी कि विचार के आधार पर ही विश्व का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। वहीं एक बात हीगल और कहता है कि विचारों का संसार ही यानी विचारों का संसार ही सच्चा संसार है। मतलब हीगल क्या कहता है कि जो विचारों का संसार है, जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग विचार करते हैं, जो संसार में विचार करते हैं लोग, उन्हीं वही जो हमारा वो एक सच्चा संसार है, वही हमारा एक वास्तविक संसार है, ठीक है। वही मार्क्स का क्या कहना है, देखो अभी तक बात किसका चल रहा था, ये बात चल रहा था हीगल का। अब मार्क्स का क्या कहना है, तो मार्क्स का कहना है कि जो वस्तुएं हम देखते हैं अर्थात वस्तु की जगत का प्रमुख होता है ना। यानी कि देखो एक बात करता है विचारों पर, एक सजीव चीज़ों पर बात करता है, एक निर्जीव चीज़ों पर, यानी कि एक बात कर रहा है जिसमें कोई जान वगैरह नहीं है, उस चीज़ों का एक उस पर बात कर रहा है जिसमें कोई जान है, ठीक है। यानी कि एक सजीव चीज़ों पर बात करते थे, एक निर्जीव चीज़ों पर बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मार्क्स का क्या कहना था कि जो भी हम वस्तुओं को देखते हैं वही वस्तु जगत का प्रमुख होता है, यानी कि हमारे संसार का प्रमुख मेन चीज़ हमारे वस्तुएं हैं जिसको हम देखते हैं, चाहे ईटा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे जो भी कुछ हो, ठीक है। इस संसार में पहले वस्तु है, उसके बाद मन या विचार है। देखो जो हमारे ये है कार्ल मार्क्स, इसका क्या कहना है कि पहले हमारा विचार है, उसके बाद कार्ल मार्क्स का क्या कहना है कि सबसे पहले वस्तु है, उसके बाद हमारा मन और विचार है, ठीक है। ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहे थे हीगल कि पहला हमारा विचार है, उसके बाद कोई वस्तु है, पत्थर ईंट। लेकिन कार्ल मार्क्स का क्या कहना है कि पहले वस्तु है, ईंट पत्थर है, उसके बाद हमारा विचार है, ठीक है। तो हीगल क्या करता है, विचार को महत्व देता है, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स क्या करता है, ईंट पत्थर जैसे चीज़ों में, वस्तुओं में क्या करता है, विश्वास करता है कि इससे विकास होता है। अतः उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट, यानी कि ऊपर वाले चीज़ों से मैंने स्पष्ट देख सकता, हम लोग मतलब तथ्यों से स्पष्ट है
जो भी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, उन सारे तथ्यों से इस चीज़ का स्पष्ट है कि हेगल देवीय आत्मा का जगत को मूल रूप मानता है। यानी कि हेगल क्या कहता है, देवीय आत्मा को, कि जो हमारा विकास होता है वो देवीय आत्मा है, ईश्वर की देन है, ठीक है। ये किसका कहना है, हेगल का। जबकि इसके विपरीत मार्क्स का कहना है कि देवीय आत्मा का जगत को मूल रूप नहीं मानता है। यानी कि जो ये मार्क्स है, यानी कार्ल मार्क्स जो ये व्यक्ति हैं, वह देवीय आत्मा को जगत के मूल रूप नहीं मानता है, जबकि हेगल मानता है, ठीक है। देवी मतलब वही हमारा ईश्वर का देन। देखो कार्ल मार्क्स का कहना है कि समाज का विकास एक सीधी पथ से नहीं होता है, ठीक है। देखो कार्ल मार्क्स का क्या कहना है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो समाज का विकास होना वो एक सीधी पथ से नहीं होता है, बल्कि समाज का विकास टेढ़ी मेढ़ी तरीके से होता है, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी तरीके से कहने का मतलब देखो, पहले विचार होता है, फिर उसको कोई क्या करते हैं, विरोध करते हैं, फिर दोनों के मिला करके एक अच्छा सा विचार बनता है जिसमें से दोनों लोग संतुष्ट हो। तो कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा हमारे समाज का विकास होता है, सीधा तरीका से नहीं होता है, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी तरीके से विकास होता है, क्योंकि कुछ लोग अच्छा विचार देते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, बहुत तरीका का होता है, कुछ लोग उसको सुलझाने का काम करते हैं। समाज में कोई भी विचार होता है जिसे वाद कहा जाता है, उसी विचार के विपरीत कुछ विचार आता है जिससे प्रतिवाद कहा जाता है। सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद वाद और प्रतिवाद दोनों का सही व संतुष्ट रूप से संवाद आता है, फिर उसी समाज से क्या करता है, समाज जो होता है वो वाद बन जाता है, और कुछ समय बाद इस वाद का विपरीत एक प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है, और ये दोनों का संतुष्ट रूप संवाद आता है। यह प्रक्रिया जो होता है वो निरंतर चलती रहती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। और इसका डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक मान लो कि कोई भी विचार हुआ जिसको हम लोग वाद बोलते हैं, फिर नीचे देख सकते हो फिर तीर का निशान है, एक विपरीत इसका कोई विचार दे देता है। विपरीत मतलब उल्टा उसका, अगर हम बोल रहे हैं कुछ, वो बोल रहा है कुछ, तो उस जो विपरीत विचार होता है उसको बोलते हैं प्रतिवाद। और ये जो वाद और प्रतिवाद होते हैं दोनों को मिला करके क्या बनता है, संतुष्ट विचार, जिसको बोलते हैं संवाद। फिर वही संवाद का जो विचार है वो बन जाता है वाद, और उसका कोई मतलब क्या करता है, इसका नेगेटिव फैलाता है, ठीक है। अन्य विपरीत कोई विचार देता है जिसको बोलते हैं प्रतिवाद, और ये दोनों को मिलाकर के एक संतुष्ट विचार बनता है जिसको बोलते हैं संवाद, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने डायग्राम के थ्रू समझा दिया, एग्जाम में चाहो तो लिख सकते हो। अतः मार्क्स का मानना है कि हेगल यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, हेगल है, ठीक है। तो अतः मार्क्स का मानना है कि हेगल का द्विधात्मक प्रणाली सही है और समाज का विकास टेढ़ी मेढ़ी तरीके से ही हुआ है। लेकिन संसार में जो भी कुछ हुआ है, चाहे वह बड़ा कोई घटना हो, घटना ही क्यों ना हो, ठीक है, क्यों ना हो रहा हो, उसके पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, बल्कि भौतिक या आर्थिक कारण ही रहे होंगे। देखो ये सबसे पहला पुराना विचारक कौन था, तो हेगल था। तो हेगल के सारे बातों को कार्ल मार्क्स मानता है कि समाज टेढ़ी मेढ़ी तरीका से विकास होता है। ये हेगल भी कहता है, कार्ल मार्क्स भी इसका विचारों से संतुष्ट है। लेकिन हेगल कहता है कि जो समाज का विकास होता है, जितना भी कुछ हुआ है वो सब ईश्वरीय का देन है। लेकिन यहीं पर कार्ल मार्क्स कहता है नहीं, जितनी भी सारे लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी कुछ विचार बना है, उसके पीछे ईश्वरीय शक्ति नहीं है, बल्कि भौतिक मतलब अचेतना, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, उसके आधार पर हुआ है। या तो आर्थिक कारण हुआ, आर्थिक मतलब देखो, अगर कहीं युद्ध हुआ है तो उसके पीछे क्या भगवान का देन है? नहीं। अगर कहीं युद्ध हुआ है तो लोग पैसों के चलते से लड़ाई लड़ेंगे, तो पैसों को हम लोग पॉलिटिकल साइंस में आर्थिक बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि नहीं, ये कि ईश्वरीय का देन है। जो भी कुछ संसार में हुआ, चाहे वो झगड़ा हुआ है, चाहे कहीं युद्ध हुआ है, वो सब ईश्वरीय देन है। लेकिन वहीं पे कार्ल मार्क्स कहता नहीं, ईश्वरीय देन नहीं है, बल्कि ये भौतिक या आर्थिक कारण है। भौतिक मतलब वही जिसके पास अचेतना, ठीक है, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, या तो उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होता है उसी के आधार पर झगड़ा होता है, ठीक है। तो या तो ये भौतिक है, भौतिक मतलब जिसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं, उसके आधार पर कोई झगड़ा या तो कोई भी मैटर उत्पन्न हो जाता है, या तो उसका आर्थिक कारण रहा होगा। आर्थिक मतलब पैसों के कारण से कोई झगड़ा झंझट हुआ होगा, ना कि यहाँ पे ईश्वरीय शक्ति या तो ईश्वर का कोई देन है, ठीक है। ये कहना है कार्ल मार्क्स का। क्या बताऊँ भाई, कुछ इमरजेंसी की वजह से मैंने बाहर आया हुआ था, लेकिन बहुत बड़ा क्राउड है यहाँ पे, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है यार। देखो अब द्विधात्मक की मान्यता को देखते हैं, ठीक है। तो देखो द्विधात्मक की मान्यता निम्नलिखित है। पदार्थों में गतिशीलता। अब ये सारा कुछ कार्ल मार्क्स का हम देखेंगे, ठीक है। अभी तक जो बात चल रहा था वो दोनों का मिला करके बात चल रहा था, हेगल का भी और कार्ल मार्क्स का भी। लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ बात रहेगा किसका, तो ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बात रहेगा वो रहेगा कार्ल मार्क्स का, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का क्या कहना है, देखो कार्ल मार्क्स जितने भी सारा सपोर्ट करता है वो सब निर्जीव चीज़ों पर, ये जैसा कोई हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब चीज़ों पर विश्वास करता है। कौन? कार्ल मार्क्स। तो अब यही सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो पदार्थों में गतिशीलता, पदार्थों मतलब वही चीज़, जैसे ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, सब क्या पदार्थ है। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो पदार्थों में होता है ना वो गतिशीलता होता है, नहीं पदार्थों में जान होता है, पदार्थ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे। तो देखो पदार्थों में गतिशीलता पाई जाती है। ईंट पत्थर आदि में आंतरिक तत्व छिपे हुए रहते हैं। आंतरिक तत्व मतलब उसके अंदर बल छुपे हुए रहते हैं, ठीक है, जो हमेशा गतिशील रहते हैं, यानी कि वो आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि जड़ पदार्थों में परिवर्तन।
इनका कहना है कि जड़ के पदार्थों में परिवर्तन होता है। प्राकृतिक के जड़ पदार्थों परिवर्तनशील होते हैं, एक इसका कहना है। कार्ल मार्क्स का कहना है प्राकृतिक की छोटी वस्तुएं से लेकर के बड़ी वस्तुएं, चाहे बालू का कण हो, देखो पेड़ पौधा जब जन्म लेता है, बढ़ता है, तो बालू भी लेता है, छोटा छोटा कण भी लेता है, और बड़ा सूर्य का प्रकाश भी लेता है, ठीक है। तो इनका कहना है कि प्राकृतिक छोटे वस्तुओं से लेकर के, चाहे वो धूल कण हो, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, सभी निरंतर रूप से स्थिति में प्राप्त होते हैं, यानी कि सभी पेड़ पौधों को प्राप्त होते रहते हैं, चाहे छोटा कण हो, चाहे सूर्य का प्रकाश ही क्यों ना हो, ठीक है। मतलब ये हमेशा किसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो निर्जीव चीज़ है, पेड़ जैसे हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बालू, ये सब चीज़ों में ये क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तीसरा, प्रकृति की संयुक्त समिष्टि, यानी प्रकृति की संयुक्त समिष्टि, संयुक्त समिष्टि मतलब मिलावट रूप, ठीक है। तो देखो भौतिक जगत मीन्स पूरे संसार की जो जगत की सभी वस्तुएं जो है, ठीक है, भौतिक जगत की जो सब वस्तुएं हैं, सब वस्तुएं दो बार लिखा गया, ठीक है। सब वस्तुएं और घटनाएं एक दूसरे से अलग और जो यहाँ पे लिखा हुआ असंबंध ना होकर एक दूसरे से एक साथ और एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब इनका ये कहना है कि जितने भी सारे दुनिया में, जितनी भी सारी इस जगत के जितने सारे वस्तुएं हैं, वह एक दूसरे से अलग नहीं है, वह एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर मान लो ईंट बनाना है तो उसमें से पानी मिलता ही मिलता है, छोटे छोटे धूलकण मिलते ही मिलते हैं, तो कहीं ना घर बनता है तो उसमें सारा चीज़ मिक्स रहता है। तो कहीं ना कहीं जितने सारे वस्तु वो एक दूसरे से अलग नहीं है, असंबंध नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से संबंधित है, सुसंबंध है एवं संयुक्त समिष्ट है। मतलब सारे लोग एक मिले हुए हैं, ठीक है, सारा वस्तु एक साथ मिला हुआ है, संयुक्त रूप, ठीक है। चौथा, जड़ पदार्थों में विरोधी तत्वों का समागम। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स की जो जड़ पदार्थ होते हैं, जितने भी सारे पदार्थ होते हैं, उसमें एक विरोधी तत्व होता है, विरोधी तत्व शामिल होता है। वो कैसे, देखो प्रत्येक जड़ पदार्थों में सदैव विरोधी तत्व का संगम पाया जाता है। जिस प्रकार लकड़ी में नमी और कड़ापन दोनों ही पाया जाता है। कोई लकड़ी ऐसा होता है जो ठुसठुसिया रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है, ठीक है। नॉर्मल मतलब कहने का मतलब ये हो गया नमी, भींगा हुआ, थोड़ा सा जो उसमें जान नहीं रहता है। लेकिन कुछ ऐसा लकड़ी रहता है जिसमें कड़ापन होता है। तो कहीं ना कहीं एक ही लकड़ी में दो चीज़ें पाया जाता है, एक पाया जाता है विरोधी, ठीक है, एक दूसरे का विरोधी पाया जाता है, ठीक है। एक कहीं नॉर्मल रहता है, कहीं एक मजबूत रहता है, कोई अच्छा होता है तो कोई खराब होता है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरोधी पाया जाता है, ठीक है, पदार्थों में भी। जिस प्रकार से हमारा समाज में विरोधी होते हैं, लोग एक दूसरे को विरोध करते हैं, वैसे समाज में भी क्या होता है, जिस प्रकार से समाज में लोगों विरोध करते हैं, कोई भी विचार होता है उसको विरोध करते हैं, वैसे कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो ईंट पत्थर होते हैं ना, उसमें भी विरोधी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई लकड़ी भी ले लेते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं विरोधी पाए जाते हैं। कुछ लकड़ियाँ अच्छा होती है, कुछ लकड़ियाँ खराब होती है, कहीं कहीं लकड़ियाँ खराब हो जाती है, कहीं कहीं लकड़ियाँ अच्छी होती है। मान लो एक मैंने 10 फीट का लकड़ी लिया, 2 फीट खराब निकला, 2 फीट अच्छा निकला। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कुल मिलाकर के यही है कि लकड़ियाँ भी विरोधी पाया जाता है, उसमें भी कुछ ना कुछ विरोध होते हैं, कुछ अच्छा होते हैं तो कुछ विरोध होती हैं, है ना। छठा, जगत का मूल कारण जड़ प्रकृति। इनका ये कहना है कार्ल मार्क्स कि कार्ल मार्क्स के अनुसार से जगत मतलब पूरा संसार का जो मूल कारण है वह जड़ प्रकृति है। क्या है, जड़ प्रकृति। देखो सातवां, घटनाओं में आंतरिक विरोध। देखो इनका ये कहना है कि कोई भी घटना होता है तो उसमें आंतरिक विरोध होता है, यानी कि अंदर से विरोध होता है। अंदर से विरोध मतलब कोई भी चीज़ को जो हम लोग विरोध करते हैं ना, उल्टा वो हो रहा है, कह रहा है कुछ। अगर मान लो आप बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए और हम बोलते हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए, तो इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स कहता है कि कोई भी जो वस्तु होता है ना, उसके भी अंदर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोग एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष करते हैं, हाँ नहीं करते, वैसे वस्तुओं के अंदर भी हाँ नहीं का चीज़ें चलता है, ठीक है। देखो प्रत्येक वस्तु या घटना में आंतरिक विरोध की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। इनका ये कहना है कि जितने भी सारे वस्तु, जितने भी सारे घटना होता है उसके अंदर विरोध की स्थिति देखने को मिलती है। इन आंतरिक विरोधी के संघर्ष के परिणाम ही नए वस्तुओं का जन्म होता है। इनका ये कहना है कि जब तक कोई भी वस्तु के अंदर विरोध नहीं होता, ठीक है, तब तक नए वस्तु का उत्पन्न नहीं होता। तो कोई भी वस्तुओं के अंदर विरोध होना भी बहुत ही अच्छा बात है, ताकि दूसरे वस्तुओं का निर्माण होता है। अब देखो द्वंदात्मक भौतिकवाद के आवश्यक तत्व, इसका तत्व क्या है। तो अभी हम लोगों ने जो देखा वो और ये दोनों लगभग सेम है, ठीक है। तो देखो आवश्यक तत्व क्या है। तो मार्क्स ने जिस द्वंदात्मक भौतिकवाद को माना है उसके मुख्य तत्व निम्नलिखित है। अब कौन कौन सा तत्व भाई देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो इसका पहला कि संघर्ष विकास का कारण है। इनका ये कहना है कि ना प्रकृतिक में संघर्ष ही विकास का एक मात्र कारण है। देखो कार्ल मार्क्स का क्या कहना है कि जो प्राकृतिक में संघर्ष ही विकास का एक मात्र कारण है। देखो इनका ये कहना है कि अगर जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। तो इनका एक ही चीज़ मानना है कि प्राकृतिक में संघर्ष होता है तभी क्या होता है, विकास होता है। संघर्ष मतलब कोई भी वस्तु के अंदर से विरोध होता है, फिर एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है। जिस प्रकार से आदमी हाँ नहीं बोलता ना, वैसे वस्तु के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हाँ की बातें होती है और कुछ नहीं की बातें, यानी कि विरोध होता है, पक्ष विपक्ष होता है, और उसी की वजह से एक नया वस्तु का निर्माण होती है। तो इनका कहना है कि संघर्ष की वजह से नया चीज़ों का निर्माण होती है, नया वस्तु का निर्माण होता है, ठीक है। अब दूसरा देखो पदार्थ के पदों में द्वंद्व। अब देखो पदार्थ के पदों में द्वंद्व का मतलब जहाँ पे भी द्वंद्व आ जाएगा ना, द्वंद्व का मतलब समझना विरोधी, कि हम बोल रहे हैं कुछ और वो बोल रहा है कुछ, विरोध
विरोध करना, ठीक है, यानी कि वाद और प्रतिवाद जो भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो पदार्थों के जो पद होते हैं ना, यानी कि पदों मतलब समझ रहे हैं आप लोग, तो जो पदार्थ होता है ना उसमें भी कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है, द्वंद्व यानी कि विरोधी की चीज़ें पाया जाता है, ठीक है। देखो प्रत्येक पदार्थ के दो पक्ष होते हैं, है ना, प्रत्येक पदार्थ के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक होते हैं। इनमें निरंतर द्वंद्व होता है, द्वंद्व मतलब एक उल्टा, ये होता है, बोल रहा है कुछ और वो बोल रहा है कुछ। तो कहीं ना कहीं ये वस्तुओं में भी देखा जाता है, वस्तुओं में भी द्वंद्व होते हैं। द्वंद्व मतलब पक्ष और विपक्ष का सिस्टम होता है, ठीक है। और जो संघर्ष के कारण पुराने तत्व मिट जाते हैं और नए तत्वों का उदय हो जाता है। जैसे देखो कोई भी वस्तु है, मान लो कि ईंट है, अब ईंट में क्या हुआ कि दो चीज़ें पाई जाता है, एक आधा भाग पानी के कारण गल गया और आधा भाग पानी के कारण और मजबूत हो गया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे दो चीज़ था, एक दो वहाँ पे चीज़ था, एक सकारात्मक है नकारात्मक। जो मिट गया वो नकारात्मक हो गई, जो बचा वो सकारात्मक है। तो उससे नया वस्तु बन गया, जो अब हमारे पास बिल्कुल मजबूत ईंटा बच गया, जो टूटा हुआ जो गला हुआ ईंटा था वो खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं कोई वस्तु में भी दो चीज़ पाई जाती है, एक सकारात्मक है नकारात्मक। और जो नकारात्मक रहता है ना वो धीरे धीरे वो उस चीज़ों को झेल नहीं पाता, उस संघर्ष को झेल नहीं पाता है और उसके वजह से वो मिट जाता है। और जो उस संघर्ष से झेल लेता है वो एक नया चीज़ बन जाता है और भी उससे मजबूती चीज़ बन जाता है, ठीक है। शायद मैं अच्छा से नहीं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्या करूँ मैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा प्राकृतिक सामयिक एकता। प्राकृतिक सामयिक एकता मतलब इसका कहने का मतलब ये कि प्राकृतिक में भी एकता पाया जाता है, ठीक है। तो देखो प्राकृतिक के सभी पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, अर्थात उनमें से भी एक सामयिक एकता पाई जाती है। जिस प्रकार से लोगों में एक एकता पाया जाता है ना, एकजुट संयुक्त चीज़ पाया जाता है ना, वैसे ही वस्तुओं जो जितने भी सारे वस्तु तो सभी में क्या पाया जाता है, एकता पाया जाता है, एकजुट पाया जाता है, ठीक है। चौथा देखो प्रकृति की गतिशीलता। इनका ये कहना है कि प्राकृतिक में गतिशील होता है, यानी कि वो प्राकृतिक क्या करता है, आगे बढ़ता है। ईंट ऐसा नहीं कि ईंट को रख देते तो आगे नहीं बढ़ता है, ईंट पत्थर ये सब चीज़ें आगे बढ़ता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले ही बता रखा था आप लोग को, ठीक है। अब मैंने बोला भी था कि ये जो दोनों है लगभग क्या है, सेम है। देखो प्रकृति के सभी पदार्थ रेत के कण से लेकर सूर्य तक गतिशील है। मतलब देखो कहने का मतलब ये है कि जो प्रकृति के सभी पदार्थ जितने भी सारे पदार्थ होते हैं वो रेत के कण से लेकर के सूर्य तक गतिशील है। मतलब जितने भी सारे पेड़ पौधे होते हैं वो रेत भी लेते हैं, छोटे छोटे धूल कण से भी आगे बढ़ते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको भी लेते हैं तो उससे भी आगे बढ़ता है। मतलब सारा चीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधे क्या आगे नहीं बढ़ते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे कण से लेकर के सूर्य के प्रकाश को लेते हैं और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो कार्ल मार्क्स के द्वैधात्मक भौतिकवाद की आलोचना। तो अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि कार्ल मार्क्स का द्वैधात्मक प्रणाली का व्याख्या करें तब भी आपको यही आंसर डालना है। और अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि कार्ल मार्क्स की द्वैधात्मक प्रणाली की आलोचनात्मक परीक्षण करें तब भी आपको यही आंसर डालना है, क्योंकि मैंने आंसर ही आप लोगों को इस प्रकार से सेट किया। और आंसर सेट क्या करेंगे, मतलब आंसर इतना लंबा होता है ना कि किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछ दे बस द्वैधात्मक प्रणाली लगाओ तो आपको आंसर यही डालना है, ठीक है, चाहे आलोचनात्मक रहे चाहे कोई भी प्रणाली हो, ठीक है। तो देखो आलोचनात्मक मीन्स क्या होता है, आप लोग सेमेस्टर 1 से 4 तक पढ़ेंगे। आलोचनात्मक मीन्स होता है बुराई करने वाला। अब ना तो एक अच्छा सा विचारक कार्ल मार्क्स ने क्या कर दिया, विचार दे दिया। अब इसका भी कोई तो विचार का विरोध करने वाले थे। अब कार्ल मार्क्स का एग्जांपल ले लो, कार्ल मार्क्स ने ही किसका विरोध किया था, हेगल का विरोध किया था। तो कार्ल मार्क्स का भी कोई ना कोई बुराई किया, तो लोगों ने जो उसका विरोध किया, बुराई किया, वो बुराई को आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के द्वैधात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में कई त्रुटियां यानी कि कई सारी कमियां हैं जो इस प्रकार है। देखो कार्ल मार्क्स में बहुत सारे लोगों ने कमियां निकाला गया। पहला इनका क्या कमी निकाला गया, इनका पहला ये कमी निकाला गया कि जो कार्ल मार्क्स होता है ना वह विश्व शांति और क्रांति का प्रोत्साहन देता है। नहीं, ये शांति का भी बात करता है तो क्रांति का भी बात करता है, जबकि क्रांति विश्व शांति का विरोधी है। कोई भी क्रांति से विश्व में शांति नहीं हो सकता। ये कहता है ना कि संघर्ष करोगे, संघर्ष होगा तभी क्या होगा, कोई भी चीज़ का विकास करेगा। तो जो कार्ल मार्क्स बोलते हैं ना विश्व में शांति का भी बात करते हैं और क्रांति का भी प्रोत्साहित करते हैं। तो लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं, इसको क्रांति का बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी क्रांति होगा, झगड़ा होगा, वहाँ शांति नहीं हो सकता है, यानी शांति की विरोधी है। क्रांति हमेशा क्या होता है, कोई भी क्रांति शांति का विरोधी है कि नहीं है ना। तो इनका ये पहला लोगों ने इसका बुराई निकाला। दूसरा बुराई क्या निकाला कि मार्क्स संघर्ष को विकास का एक मात्र साधन मानता है। यानी कार्ल मार्क्स का कहना ये है कि जो संघर्ष है ना उसी से विकास हो सकता है, लेकिन यह विचारधारा सही नहीं है, लोगों का कहना है, ठीक है, जो दूसरे लोग थे। तीसरा, अतः कार्ल मार्क्स का जो यह भी विचार गलत बताया गया कि प्रत्येक पदार्थ स्वयं चेतन है, ठीक है। यानी जो कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि जितने भी सारे पदार्थ हैं, यानी कि चाहे ईंट हो जाए चाहे पत्थर हो जाए, वो सब का सब चेतन है। चेतन मतलब ईंट पत्थरों के पास भी सोचने समझने की क्षमता होती है और वो निरंतर आगे बढ़ते हैं। इस कथन को कार्ल मार्क्स के जो बताए थे कि हर पदार्थ में मतलब क्या होता है, चेतन होते हैं, इसका गलत बताया गया, ठीक है। और इसने ये भी बताया था कि उसमें आंतरिक परिवर्तन के गुण निहित होते हैं, यानी उसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। इसके चीज़ों को क्या माना गया, गलत माना गया। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि पदार्थ में चेतना
होता ही नहीं है, ठीक है। और उसमें जो भी परिवर्तन होता है वह बाहरी तत्वों के प्रभाव से होता है, यानी कि बाहर में जो लोग बनाते हैं, आदमी ने जो मिल करके बनाता है, जैसा बनाता है वैसा वो चीज़ बनता है। तो कहीं ना कहीं आंतरिक यानी वो अंदर अपने से नहीं बनता है, बल्कि बाहरी से बनता है। बाहरी मतलब लोगों के द्वारा बनता है, ठीक है। तो यहाँ भी इसका एक बुराई निकाला गया। और लास्ट नेक्स्ट है कि दुधात्मक इतना अस्पष्ट है कि उसे आसानी से समझना भी क्या है, कठिन है। आप लोग भी यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, कि दुधात्मक को आप कितना कठिन है समझना। तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी इसका बुराई निकाला कि आप जो दुधात्मक का प्रणाली का जो ये विचारधारा दे रहे हैं ना, ये भी विचारधारा समझना इतना कठिन है कि लोगों को समझ में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं लोग बुराई निकालना चाहते हैं, तो बुराई हजारों प्रकार से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये आलोचनात्मक मीन्स हो जाता है बुराई। तो क्वेश्चन या तो दुधात्मक प्रणाली से दे सकता है, तो फिर बोलेगा कि दुधात्मक प्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण करें, तभी आपको आंसर सेम डालना, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी आपको किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।